रिकॉर्डिंग को ना यूज करें। एक दफा रिकॉर्डिंग को यूज किया ना तो फिर आपको हमेशा रिकॉर्डिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसको आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको सारे स्टेप्स रट जाए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरे पास मोबाइल पे है। ओ, 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 पासवर्ड तो मुझे याद ही नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीपीसी बनाएंगे। वीपीसी का आपको पता है कि, अच्छा सब मैं थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड बता, डैशबोर्ड से तो दोनों को चीजें पता होंगी कि डैशबोर्ड हमारा कैसा दिख रहा होता है। तो हमारे जितने भी फीचर्स हैं, हमारे जितने भी फीचर्स हैं या सर्विसेज हैं, वो इस पे सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन टैब आपको लेफ्ट पे नजर आएगा, और लेफ्ट पे आप वो तमाम टॉपिक्स और चीजें देख सकते हैं। ठीक है। और उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इस साइड पे आपको नजर आएंगे। अभी हम EC2 इंस्टेंस को यूज करेंगे और वीपीसी को यूज करेंगे। वीपीसी आपको नेटवर्किंग में मिलेगा। ठीक है। और और आपको जो है वो EC2 इंस्टेंस कंप्यूट में मिलेगा। हम क्योंकि ये एक बेसिक काम है जिसको हम कंबाइन करके काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी कंपनी के लिए अगर आपने काम करना है, किसी की डिप्लॉयमेंट करके देनी है, तो एक छोटा सा सिनेरियो जो हम मैं बना के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको फिर प्रॉपर वे में हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। तो हमने हमारे पास हमें जो कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन सी सर्विसेज को यूज करना है, वीपीसी को करना है, सिक्योरिटी ग्रुप को करना है, और EC2 इंस्टेंस बनानी है, और इस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करके उसके अंदर वेब सर्वर बना के हमने कोई कोड रन करना है। यानी कि हमने एक किसी भी कस्टमर को एक वेबसाइट डिप्लॉय करके देनी है। सिंपल काम है। ठीक है। तो हमें जो भी टूल को, जिस फीचर को अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं, उसको फेवरेट में रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टार पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमें क्या चीजें चाहिए, EC2 इंस्टेंस चाहिए और वीपीसी चाहिए, दोनों के डैशबोर्ड चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप का जो डैशबोर्ड, सिक्योरिटी ग्रुप के EC2 इंस्टेंस के अंदर ही सिक्योरिटी ग्रुप हमें मिल जाएगा, जैसे ये है। तो सबसे पहले हम वीपीसी में जाते हैं। वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ये बेसिकली क्या करता है, कोई बताएगा? आसमा आप बताओ, इसका एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है? जैसे ये नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। हम्म। जब भी हम अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपना प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो, अगर हमने उनको डिफरेंट, लेट्स सपोज हम, कोई भी कंपनी अगर अपना कोई भी रिसोर्सेज बनाना चाहती है या बना रही होती है, तो वो कहती है कि मुझे आइसोलेट इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है। वो कहते हैं हमें शेयर्ड वाला इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, हमें आइसोलेटेड अपना अलग से एक इन्वायरमेंट चाहिए, जिसमें हम अपनी मर्जी की आईपी स्कीम्स वगैरह यूज करेंगे, और ये बेसिकली सेपरेट होता है, प्राइवेट होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक आइसोलेटेड और प्राइवेट क्लाउड है, जो कि पब्लिक क्लाउड तो है ही, लेकिन आइसोलेटेड है। लेकिन इसकी जो रिसोर्सेज है वो किसी भी के साथ शेयर नहीं है।
ठीक है, ये इसका असल कॉन्सेप्ट या असल चीज है। तो इसके अंदर हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं इस वक्त। डैशबोर्ड में हमने क्या करना है, अभी हम इस डैशबोर्ड को अगर हम देखेंगे तो हमें वीपीसी की जो दो वीपीसी होते हैं, दो टाइप के वीपीसी होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट वीपीसी। डिफॉल्ट वीपीसी खुद एडब्ल्यूएस मैनेज करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, ठीक है। और दूसरा होता है कस्टमाइज वीपीसी। ठीक है, जो कस्टमाइज वीपीसी होता है वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कस्टमाइज वीपीसी जो होता है उसके अंदर सारी चीजें हमें खुद से कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो उसका पहला स्टेप क्या है, कस्टमाइज वीपीसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए वीपीसी की आईपी रेंज देनी है। वीपीसी की आईपी पूल हमने डिफाइन करना है, आईपी पूल। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद दूसरा स्टेप है आपको सबनेट डिफाइन करना है। सबनेट के बाद आपने क्या डिफाइन करना है, सबनेट के बाद आपने इंटरनेट गेटवे बनाना है। समझ में आ रही है जी ऐसा? सर। जी ऐसा सर। इंटरनेट गेट, उसके बाद हमने राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करना है। अब ये तमाम स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। पहले ही मैं टॉपिक आप लिख चुका हूं, पहले बता दिए हैं। उसके बाद आपने जो है ये जो है आपने बनाने हैं, तो इसके अंदर फिर आपने वीपीसी डिफाइन करना है और सारी चीजें करनी है। अब प्रैक्टिकली हम इसको करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट वीपीसी। और क्रिएट वीपीसी, जब आप क्रिएट वीपीसी पे जाएंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आपने क्या करना है, वीपीसी ओनली पे जाना है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे नाम देना है, और इस पे हम नाम दे रहे हैं आसमा वीपीसी। ठीक है, आसमा के नाम से हम एक वीपीसी बना रहे हैं, और इसके अंदर हम आईपी पूल डिफाइन कर रहे हैं। आईपी पूल कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी आईपी पूल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सीआईडीआर है और ये क्लासलेस है। तो हम कोई भी क्लास की हम कोई भी आईपी दे सकते हैं। ये आपको क्लासफुल और क्लासलेस पढ़ लीजिएगा, आपको ये टॉपिक जो है ये बेसिक नेटवर्किंग का पार्ट है। ये मैं इसमें ही लिख देता हूँ कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको असाइन कर दूंगा जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे CIDR, क्लासलेस और क्लासफुल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ी सी ये चीजें आप जो है ना, क्लासफुल क्लासलेस इसको ऐसे लिखेंगे। और इसको इसको ये मेन जो टॉपिक है ना, ये सबनेटिंग है। सबनेटिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है ना वैसे आप लोगों को? यस सर है। हाँ ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी है, तो खुद ही से आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आने लग जाएंगी। कोई इसमें वो नहीं है, मसला नहीं है। ठीक है, क्लास फुल का और क्लासलेस, ये सारी चीजें टॉपिक मैं इसमें टॉपिक लिखता जाऊंगा। ये टॉपिक आपने खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं पूल। हम डिफाइन कर रहे हैं 1.1.0.0 1.0.0.0/16। हम 16 का स्लेश ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 15,000 प्लस 16,000 प्लस आईपी हो जाएगी। ठीक है, मुझे इस वक्त पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन काफी सारी आईपीज है। ठीक है, ये थाउजेंड्स में आईपीज है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद हमने पूल डिफाइन कर दिया। पूल डिफाइन करने के बाद जो है क्रिएट वीपीसी में चले जाए। ठीक है, अब आपका एक स्टेप कंप्लीट, एक आपने स्टेप पूरा कंप्लीट कर लिया। आपने वीपीसी को आईपी डिफाइन कर दी, पूल डिफाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, सबनेट में जाए, और सबनेट में आपने क्या करना है, क्रिएट सबनेट। और क्रिएट सबनेट में सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने जो वीपीसी आपने बनाया था उस वीपीसी को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आप उस वीपीसी को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने आपसे डिटेल मांगेगा। तो अब हम डिटेल दे रहे हैं, हम आसमा के नाम से ही एक सबनेट बना लें और सबनेट लिख देते हैं कि सबनेट। ठीक है, अब आपके पास अवेलेबिलिटी जोन है। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये एक सवाल है। एक होता है रीजन और दूसरा होता है अवेलेबिलिटी जोन। जो रीजन होता है, यहां से आप उसको देख सकते हैं कि ये सारे रीजन है। रीजन वैसे तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आपने रीजन देखे होंगे, वो रीजन जो है वो वो कंट्री, उसके कंट्री का नाम होता है। किसी भी कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री जिसके अंदर डेटा सेंटर है, इनके डेटा सेंटर्स हैं, वो रीजन है। लेकिन उस
रीजन के अंदर भी और बहुत सारे डेटा सेंटर हैं AWS के, ठीक है। तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी जोन है। एक ही कंट्री के अंदर अगर मल्टीपल डेटा सेंटर्स हों तो वो बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन है AWS के अंदर, उसको कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अवेलेबिलिटी जोन जो है वो विद एक ही सिटी के अंदर भी होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अवेलेबिलिटी जोन है वो वर्जीनिया में है, ठीक है। वर्जीनिया में सब 6 अवेलेबिलिटी जोन है, और ये रीजन है, और ये रीजन आप यूज कर सकते हो। रीजन में कोई ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिले और हाई अवेलेबिलिटी तो इसकी होती है। डिले जितना आप अपने आपके करीब होगा डेटा सेंटर, उतना डिले कम होगा, ठीक है। जितना आपसे दूर होगा, जितने होप ज्यादा होंगे, जितने राउटर ज्यादा लग रहे होंगे, उतना ज्यादा आपको वो डिले, आपको रेस्पॉन्स आएगा। तो ये सारे रीजन हैं, इन रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है। इसको अब डिटेल में इस वक्त नहीं कर रहे हैं, इसको डिटेल बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबनेटिंग, इसकी सबनेट, क्योंकि ये तो डिफाइन कर दिया इसने, बता दिया कि आपकी रेंज तो ये है। अब इस रेंज के अंदर हमने कोई एक सबनेट, हम मल्टीपल सबनेट बना सकते हैं, याद रखना। लेकिन अभी हमने जो है ना एक ही सबनेट बनाना है। तो हम कौन क्या सबनेट बनाएंगे, 1.0.0, क्योंकि इसी रेंज में हमें रखना है। तो /20 हम 24 बना देते हैं। और /24 की आईपी तो बहुत छोटी कम आईपीज होती हैं, वो पहले से उसने आईपी बता दी कि 256 आईपीज है, लिख भी दिया है यहाँ पे कि 256, क्योंकि बता दिया उसने कि 256 आईपी इसके अंदर आते हैं। वैसे तो हमने जो जो पूल लिया है उसमें से हजारों आईपीज हैं, लेकिन उन हजारों में से छोटा सा टुकड़ा, यानी कि छोटा सा पीस हमने 256 आईपीज का ले लिया। इसके अंदर हम मल्टीपल सबनेट्स बना सकते हैं, लेकिन हमने लिया अभी छोटा सा टुकड़ा है, और इसको क्रिएट सबनेट कर लेते हैं। अब आपके जो है ना आसमा के नाम से एक सबनेट बन चुका है। अब आपने आपका जो है स्टेप अगर यहाँ पे देखें तो आपका काम कौन सा हो चुका है, अब सबनेट का काम भी हो गया। अब आपने काम कौन सा करना है, इंटरनेट गेटवे बनाना है। अब इंटरनेट गेटवे बनाने के लिए आपने क्या करना है, इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। और यहाँ पे फिर अगेन आप उसका नाम दे दें जो भी आप बनाना चाह रहे हो, जिस कंपनी का मतलब नेटवर्क बना रहे हो। हम आसमा एक कंपनी है, उसका नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे, ठीक है। ये आसमा इंटरनेट गेटवे हमने यहाँ पे बना दिया। जब आप इंटरनेट गेटवे बनाते हैं तो वो उसका पहला ये मतलब पॉपअप करता है पहले ही हमारे पास, कि वो आप किसके साथ इसको एसोसिएट कर रहे हो, यानी कि किसके साथ आप अटैच कर रहे हो। तो उसके लिए तो ये पॉपअप भी आ रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में जाएं तो ये एक्शन के अंदर जाएंगे, आप अटैच वीपीसी करेंगे। अटैच वीपीसी आप वो अपना वीपीसी सिलेक्ट करेंगे जो आप बना रहे हो, जिसके अंदर आपको अटैच करना है, उसको आपने सिलेक्ट किया और अटैच कर दिया। तो अब आप देखें अटैच आ रहा है, पहले यहाँ पे डी अटैच लिखा हुआ आ रहा था, अब ये अटैच लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरनेट गेटवे है, ये किसके लिए है, कौन से वीपीसी के लिए है, ये जो हमने आसमा के नाम से एक वीपीसी बनाया था उसको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है राउट टेबल का। अब राउट टेबल पे कौन आते हैं, क्योंकि हमने यहां तक कर लिया, इंटरनेट गेटवे भी कर लिया, वीपीसी भी कर लिया, इंटरनेट गेटवे भी कर लिया। अब राउट टेबल है, राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउट टेबल को कॉन्फ़िगर, ये ध्यान से देखिएगा हसन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना इसमें मिस्टेक करते हैं। राउट टेबल पे क्लिक करें और क्रिएट राउट टेबल पे आए, और यहाँ पे नाम दें आसमा राउट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपने जो है सिलेक्ट करना है, कौन सा वीपीसी सिलेक्ट करना है जो आपने बनाया है, उस वीपीसी को, उस कंपनी के वीपीसी को आपने सिलेक्ट करना है। और उसके बाद राउट टेबल को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब राउट टेबल यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्रिएट तो हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगर अब होगा। इसके अंदर हमने राउट को सेट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वो सबनेट जो बनाया था ना, उसको उसको आप यहाँ पे इसके अंदर लेके आए। सबसे पहले आपने सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करना है, एडिट सबनेट में जाए और ये सबनेट इसको ऐड कर दे, सेव एसोसिएट कर दे। अब ये इसको सेव कर दिया, उसके बाद राउट में जाए। अब एडिट राउट में अगेन, एडिट राउट में जाए, ये जो लोकल वाला डेस्टिनेशन और लोकल का जो एक राउट है वो बाय डिफॉल्ट है आ चुका है। एक और राउट हमने ऐड करना है इंटरनेट के लिए।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एड राउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो डिफॉल्ट राउट हम लेंगे। हम वैसे ले दूसरा भी सकते हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट राउट लेंगे अभी इंटरनेट के लिए। तो डिफॉल्ट राउट का मतलब ये होता है और सब जीरो, ऑल जीरो, 0.0.0./0, मतलब ये डिफॉल्ट राउट है। कोई भी हो, इसका मतलब है कोई भी एड्रेस हो। और उसके बाद आपने जो डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, किसके लिए आप कर रहे हैं, इंटरनेट गेटवे। यहां से सिलेक्ट करना है इंटरनेट गेटवे और अपनी लिस्ट पे क्लिक करना है। आपके पास जो जितने भी इंटरनेट गेटवे बने हुए होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो अभी आप जो जिस इंटरनेट गेटवे के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, राउट टेबल ऐड कर रहे हैं, वो कौन सा है, आसमा इंटरनेट गेटवे। इसके इसके साथ इसको अटैच किया और सेव कर दिया। अब हमारे पास एक कस्टमाइज वीपीसी बन के तैयार हो गया, ठीक है, रेडी है। लेकिन अब हमें एक तो ये चीज तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन हम जब तक इसको कंप्लीट करके इसका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमने सही बनाया, सारी चीजें सही थी या नहीं थी। आईपी वगैरह सही मिल रही है, सर्वर्स को आईपी सही मिल रही है नहीं मिल रही है, और उसका एक्सेस वगैरह सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटरनेट पे वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये सब चीजें चेक करने के लिए हमें एक EC2 इंस्टांस चाहिए और सिक्योरिटी ग्रुप और EC2 इंस्टांस चाहिए। हम डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट यूज नहीं करना चाहते क्योंकि हम एक डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे EC2 में। अब हमारा VPC का काम हो गया कंप्लीट, अब हम जाएंगे EC2 इंस्टांस में। अब हम EC2 इंस्टांस में आते हैं। तो EC2 इंस्टांस में आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ। आपने अपना VPC बनाया, अब अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, आसमा SG कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन हमने दे दी डेमो, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना VPC भी सिलेक्ट करना है कि आप किस VPC में के अंदर आप सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं। तो वो आपको लिस्ट बता देगा कि कितने VPC आपके पास अवेलेबल हैं। इस वक्त हम यूज करेंगे आसमा VPC को, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको रखा है। और अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक इस जब सिक्योरिटी ग्रुप आप बना रहे होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप मीन्स फायरवॉल। जब भी आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हो तो फायरवॉल में आपके पास कितनी चीजें आती हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, दो चीजें होती हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड ऐसा ही है जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे आने और जाने के लिए दो गेट होते हैं। इनबाउंड और आउटबाउंड जो है दो गेट है। तो इनबाउंड जो है वो एंट्री गेट है, जहां से आप इंटर हो रहे हैं। और आउटबाउंड क्या है, एग्जिट गेट है, जहां से आप बाहर निकल रहे हो। तो आपकी ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग कहाँ पे होती है, एंट्री वाले गेट पे होती है या एग्जिट वाले गेट पे होती है? एंट्री वाले पे। एंट्री वाले पे ज्यादा होती है। तो देखें आप, एंट्री वाले गेट पे इनबाउंड में कोई भी रूल अलाउ नहीं है बाय डिफॉल्ट। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, चेकिंग के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता है ना, जितने भी कराची में शॉपिंग मॉल्स हैं, एंट्री गेट में तो चेकिंग होती है, उसके बगैर आप अंदर जा ही नहीं सकते। आपके यहाँ भी इस्लामाबाद में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि सेम ही कंट्री है, हर जगह ही बहुत ज्यादा खतरे हैं। ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होता। तो अब जो दूसरा गेट है, अंदर से बाहर जाने वाला, उसमें बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक अलाउ किया हुआ है। कोई भी अंदर से बाहर चला जाए, बाहर चला जाएगा तो कोई मसला ही नहीं है ना किसी के लिए भी, ठीक है। इसीलिए ये फार्मूला भी मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह से काम करता है, जैसे हम वैसे नॉर्मल लाइफ में चीजें चल रही होती हैं, इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो बाय डिफॉल्ट वैसे आप कर सकते हो, इसको डिलीट करके आप अपनी मर्जी से आपको कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि बाय डिफॉल्ट ये सारा ट्रैफिक अलाउ होता है। और इनबाउंड में सब चीजें बंद होती है, ताकि बाहर से कोई ना आ सके। बाहर से अगर आपके पास अटैक हो गया तो फिर तो मसला है, अंदर से अगर किसी ने चले जाना है तो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने रूल ऐड करने हैं। अब हमें ये TCP की कौन सी सर्विस हमने ऐड करनी है, हमें क्या चाहिए, तो अभी तो हमें सिर्फ RDP चाहिए। हम क्योंकि विंडोज की बना रहे हैं मशीन, तो हमें RDP चाहिए। तो RDP को सिलेक्ट करेंगे, RDP का पोर्ट खुद ही आ गया, TCP की ये पोर्ट है, RDP की पोर्ट खुद ही डिफाइन हो गई यहाँ पे। लेकिन हमारे पास सोर्स IP फिक्स IP तो है नहीं। हम मतलब
कहाँ बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, हमारे पास समय, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी आईपी अभी कौन सी हमारी मिली मिली हुई है, और हो सकता है हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमें कौन सी आईपी मिले। तो हमें अपनी आईपी फिक्स तो CIR आईपी तो है ही नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एनीवेयर कर देंगे, कोई भी आईपी हो। 0.0.0/0 का मतलब होता है डिफॉल्ट, कुछ भी एनीवेयर कहीं से भी आप उसको कनेक्ट कर सको। सोर्स अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो सिर्फ वहीं से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इसके अंदर और भी ऑप्शन आपके पास मिलेगा, माई आईपी। अगर आप माई आईपी पे रखेंगे तो सिर्फ आपको अपनी आईपी से आप कनेक्ट हो पाएंगे, अपनी RDP मशीन के साथ, और किसी से नहीं हो सकते। और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है IPv6 का है, तो हम IPv6 अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम IPv4 यूज कर रहे हैं। तो हम अभी सिलेक्ट करेंगे एनीवेयर IPv4। ठीक है। और हमें एक और रूल चाहिए। और कौन सा रूल चाहिए, क्योंकि हम वेब सर्वर बना रहे हैं तो हमें HTTP का ट्रैफिक अलाउ करवाना है। ठीक है। HTTP का ट्रैफिक अलाउ करवाना है, तो ये HTTP को हमने सर्विस को, प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया, और इसकी पोर्ट TCP की पोर्ट है 80, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। और कस्टम करेंगे और इसको एनीवेयर करेंगे। उसके बाद आप क्रिएट सिक्योरिटी पे जाए। अब आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके अंदर हमें दो पोर्ट चाहिए, दो प्रोटोकॉल चाहिए थे, दोनों को हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। RDP भी हो गया और HTTP भी हो गया, दोनों पोर्ट हमें अलाउ होके मिल गए। अब हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे अगेन, और यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे EC2 इंस्टांस। ठीक है। ये टॉप पे एक नंबर ऑफ इंस्टांसेस आ रहा है, तो आपको पता ही होगा, जितनी EC2 इंस्टांसेस बनानी हो तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। अभी तो हम एक ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 100 भी बनानी है तो आप यहाँ पे लिख दो तो 100 बन जाएंगी। लेकिन 5 बनानी है तो आप 5 लिख दो तो 5 आ जाएंगी, लेकिन अभी हमें सिर्फ एक ही बनानी है। ठीक है। और इसमें आप ये टैग नेम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो ना दे, कोई मसला नहीं है। ये वेब सर्वर अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, और वेब सर्वर हम बना रहे हैं 01 दे देते हैं, 9 वेब सर्वर 90। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इमेज, आपके पास ये इमेज पहले से ही मौजूद है। ठीक है। इसको इमेज को आप कोई सा भी इमेज ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम इस वक्त जो है विंडोज ले रहे हैं, विंडोज का इमेज ले लिया। ठीक है। और इसका AMI नंबर भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। ये इसको हमें इसको डिटेल में हम बाद में जो क्लासेस होंगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली इसके AMI कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये नहीं कि हर इमेज का अपना AMI नंबर होता है। ये आप खुद बना भी सकते हो अपने, लेकिन वो किस तरह बनाएंगे और किस तरह से करेंगे वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने इंस्टांस टाइप को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंस्टांस टाइप को आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे तो आपने ये फ्री एलिजिबल में जो जो आपके पास आ रहा है फ्री टीयर एलिजिबल, आपने इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। लेकिन यहाँ पे आपने EC2 इंस्टांस, यानी कि इसके स्पेक्स, इसकी CPU कितने होने चाहिए, इसकी रैम कितनी होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, वो सब चीजें यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है। और इसके इसमें बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही आपको ये बना के यहाँ पे रख दिए गए हैं पैकेजेस। आपने जो पैकेज लेना है उसके हिसाब से आपको स्पेक्स मिलेंगे। लेकिन हम विंडोज कर रहे हैं तो फ्री टीयर के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्री टीयर में बहुत कम स्पेक्स होते हैं, तो हमारी विंडोज जो है वो बहुत मुश्किल से ये चल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम T2 मीडियम को ले लेते हैं। T2 मीडियम भी इसमें इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो हम 3 को ले लेते हैं, ये फिर भी ठीक है। ठीक है। T3 मीडियम को ले लेते हैं। तो इसमें 2 CPU है और 4 GB रैम है, तो इसमें हमारी विंडोज सर्वर आराम से चल जाएगी। अगर हम फ्री टीयर में जाएंगे तो वो चल नहीं पाएगी, बहुत टाइम लगाएगी बूट होने में, और फिर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो हम T3 मीडियम को ले लेते हैं, और जल्दी इसको फिर टर्मिनेट भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है, बहुत कम इसकी कॉस्ट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, तो आपको अगर अगर इसकी कॉस्टिंग वगैरह देखनी हो EC2 इंस्टांसेस की, तो यहाँ से आप कॉस्टिंग भी देख सकते हो और इसके स्पेक्स वगैरह भी देख सकते हैं, ये सारी डिटेल आप उसको ले सकते हो। ठीक है। ये क्योंकि कमर्शियल चीज़ें हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट हमारा आएगा, उसमें हम ये देख लेंगे। लेकिन ये बेसिकली हर के पैकेजेस, हर जितने भी क्लाउड सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे Azure है, GCA, सबके अपने अपने अलग अलग पैकेजेस हैं, उनके नाम भी रखे हुए होते हैं सब चीज़, जैसे यहाँ पे T3 मीडियम्स और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सिर्फ कमर्शियल है, टेक्निकल ये चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल ट्रिक उसके अंदर शामिल कर देते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस वक्त जो है अपना एक कंप्यूट, यानी कि EC2 इंस्टांस बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास आता है कि आप
की पेयर सिलेक्ट करें, अपना की पेयर बनाए, यानी कि अपना पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड अपना रखें। तो हम यूजर नेम पासवर्ड अभी बना रहे हैं, एक आसमा की के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से सारा जो है वो कंपनी का नाम आसमा ही समझ के चल रहे हैं, तो सारी चीजें आसमा के नाम से चला रहे हैं। तो इसके क्रिएट की पेयर कर दें आप, और आपके पास एक की है जो कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि आपने देखना है, क्योंकि पहली दफा आप जब बना रहे होते हैं या हम बना रहे होते हैं तो हम इन चीजों को देखते ही नहीं है, किसी की नेटवर्क सेटिंग्स क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप्स कौन से होते हैं, हम सारी चीजें डिफॉल्ट रख के EC2 इंस्टेंस बना देते हैं। लेकिन अब क्योंकि अभी हमारे पास VPC भी बना हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप भी बना हुआ है, तो हमें वो पर्टिकुलर वही यूज करने हैं जो कि कंपनी की पॉलिसी है, हमें इस पर कंपनी पॉलिसी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क सेटिंग में हम एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद अब आप वो VPC रखें जो आपने VPC कंपनी के लिए बनाया है। ठीक है, आसमा VPC को रखेंगे, और हमने सबनेट भी वही रखना है जो सबनेट हमने बनाया है। जब हम कस्टमाइज सबनेट और कस्टमाइज VPC लेंगे तो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, याद रखना। अगर ये डिसेबल ही रही तो आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी तो आपकी RDP कनेक्ट नहीं होगी। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे इनेबल करना है, याद रखना है इसको। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं और उसके बाद पब्लिक आईपी नहीं मिलती और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, RDP से कनेक्ट होगा ही नहीं, फिर पब्लिक आईपी नहीं होगी तो। ठीक है, तो ये इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद फिर आप आगे और आगे आए, स्टेप डाउन करें, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप है और दूसरा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है। क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है पहले से, और इसको सिलेक्ट किया और उसी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम डिफॉल्ट अपना स्टोरेज लेंगे जो 30 GB का हमें मिल रहा है, डिफॉल्ट में हम उसी को ले रहे हैं। अभी हम कोई एड या नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई हम वॉल्यूम नहीं ले रहे, डेटा के लिए नहीं ले रहे, फिलहाल सिर्फ हमने बूट पार्टीशन लिया है, एक ही पार्टीशन है 30 GB जिसमें हम अपना विंडोज सर्वर चला रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिफॉल्ट पे छोड़ देते हैं और उसके बाद लॉन्च इंस्टांस करते हैं, आपकी इंस्टांस जो है वो लॉन्च होगी। ठीक है, तो विंडोज की EC2 इंस्टांस लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तब तक हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, इसके अंदर जाते हैं। और इसमें हम एक चीज को नोट हमें जो है वो देखना है, क्योंकि हमने जो इसको IP डिफाइन की थी ना, वो क्या की थी हम जो पूल डिफाइन किया था वो 1.0.0/24 दिया था ना, तो हमें उसी रेंज की IP मिलनी चाहिए। तो उसी उसी रेंज की IP है आसमा, आप बताएं सही है या गलत है? सर सही ये है, उसी रेंज की आईपी है। उसी रेंज में आ रही है, इसका मतलब है सही है। ठीक है, और ये कौन सी IP है हसन, आप मुझे ये बताएं? 44 पब्लिक आईपी है। ये पब्लिक IP है, इस IP के थ्रू हम उस मशीन को RDP लेंगे। ठीक है, जी और ये इंस्टांस टाइप और ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। और उसके बाद आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने RDP क्लाइंट पे आना है। RDP क्लाइंट के बाद सबसे पहले रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपके डाउनलोड फोल्डर में वेब सर्वर RDP की फाइल डाउनलोड हो गई, और उसके बाद आपने गेट पासवर्ड करना है, और गेट पासवर्ड में अपलोड करनी है वो की जो आपने डाउनलोड की थी, वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है आसमा की के नाम से, और यहाँ पे उसको डिक्रिप्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक पासवर्ड बन के आ गया, ये पासवर्ड को क्लिक कॉपी करें और डाउनलोड फोल्डर में जाएं, जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर आपने RDP बनाया था उसको आप डाउनलोड कर लें। एक मिनट होल्ड करिएगा, कॉल आ रही है भाई। हेलो, हेलो। यस, अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसमें पासवर्ड भी हमने जो कॉपी किया हुआ था वही इसकी कंट्रोल भी कर लेंगे, और चेक कर लेंगे कि वही पासवर्ड है या कोई और फाइल कॉपी होगी जो इसको
आई को क्लिक करके चेक कर लेंगे, ठीक है वही है, और ओके कर दिया, तो ये हमारा विंडोज जो है हमारी कनेक्ट हो जाएगी, जो विंडोज सर्वर है वो कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी सिक्योरिटी ग्रुप भी सही हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था, वीपीसी भी सही कॉन्फ़िगर किया हुआ था, इंटरनेट गेटवे भी हमने सही कॉन्फ़िगर किया हुआ था, उसी वजह से इसको आईपी भी प्रॉपर मिल गई है और इंटरनेट से भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारी दोनों चीजें टेस्ट हो चुकी हैं, और हमें वेब सर्वर को अभी टेस्ट करना है और उसके प्रोटोकॉल को टेस्ट करना है। ऐसा ही है आसमा? यस, यस, ठीक यस है। सर। हाँ, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है लोड होने में, विंडोज है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बल्कि हो चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कहाँ जाना है आईएएस को इंस्टॉल करने के लिए? सर्वर मैनेजर के अंदर, पता है ना सर्वर मैनेजर का यूज किया है? अलाउ जी जी किया हुआ। किया हुआ है ना, दोनों ने किया हुआ है, ये मसला नहीं है, नहीं, नहीं, इश्यू नहीं है। इशू नहीं है, दोनों कर लेंगे, ये बहुत बेसिक है। एक दफा दिखा दें आप फिर भी। ओके ओके ओके, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये लोड होने में, तो लोड हो जाए। जब तक ये लोड हो जाए तब तक हम कोई एक कोड ले लेते हैं। कोड मेरे पास, मेरे ख्याल में, हाँ मेरे पास एक कोड है। ओके, ये कोड एक डमी कोड है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसी को ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आईएएस अब ये हो चुका है, एड रोल में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको भी, नेक्स्ट। 2 GB रैम भी इसके लिए कम है कि जो, और इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे वेब सर्वर को चेक लगाएंगे और ऐड फीचर करेंगे और नेक्स्ट, 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 बाकी सारे फीचर्स वो खुद ब खुद उसको वो ले लेगा, उठा लेगा और इंस्टॉल कर लेंगे। और ये इंस्टॉल होता रहेगा, तब तक हम क्या करते हैं, अपने जो फोल्डर है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम इसके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तब तक उसका आईएएस भी हो जाएगा। फोर्टी मिनट दिखा रहा है।
ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क। उसके बाद हसन आपने जो है ये पूरा टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन ब्रीफ भी करना है। सिर्फ आपने परफॉर्म नहीं करना, इसको बोलना है, बताना है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये मतलब बोलते हुए आपने करना है, क्योंकि आप बोल बिल्कुल भी नहीं रहे, दोनों बोल के नहीं बोल रहे हो। तो आपने समझाना भी है, बोलते रहना है, कि बताना है कि क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, पूरा अपने टास्क परफॉर्म करना है। सर हम बोल इसलिए इसलिए नहीं रहे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए नहीं हमारा नहीं नहीं कॉल नहीं खत्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोले, आप पूछें जो भी आप पूछे, कोई इशू नहीं है इसमें। ये यही तो होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा होते नहीं। क्योंकि क्लास होती है ना, बहुत बड़ी क्लास होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई ना कोई बोल लेता है। लेकिन जब वन ऑन वन क्लास होती है ना, जब एक बंदा बिल्कुल मतलब सामने वाला कुछ ना बोले ना, तो वो फिर अजीब सा लग नहीं रहा नहीं होता है। सर नहीं, आप समझ बोला, भी बहुत अच्छे आए हैं। आप समझ भी बहुत हाँ, अच्छे। आप सारी चीजें जो है ना वो पूछ सकते हो। कुछ कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज मुझे नहीं आ रही होगी तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा कि ये मुझे नहीं आ रहा, मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। आप जहां से जो कुछ भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। मेरा तकरीबन कोई 20+ ईयर एक्सपीरियंस है आईटी, और इसका जितनी आप लोगों की एज है इतना मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में। तो तकरीबन सारी जगहों पे, इधर उधर हर जगह पे, हर टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से चीजें चल रही होती है तो हम काफी सारी चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है, तो चल रही हैं चीजें। तो आप पूछ सकते हैं कहीं से भी कुछ भी, कोई भी इस तरह की चीज हो। जरूरी नहीं है कि वो AWS और डेवॉप ही हो, कुछ और चीज भी हो तो भी आप पूछ सकते हो। सिर्फ प्रोग्रामिंग के अलावा, कोडिंग मुझे नहीं आती। कोडिंग में हम भी बहुत लाएंगे। कोडिंग नहीं आती, कोडिंग में मुझे YAML के लगता है जो डेवऑप्स वगैरह में आते हैं वो कोडिंग वगैरह से दूर ही नहीं नहीं रहते नहीं, हैं सर। डेवॉप डेवॉप में कोडिंग नहीं है। वो जो कोडिंग है ऐसे ना, ही वो है। सिर्फ वो सिर्फ आपको ये समझना है कि ये कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है, और इस कोड का मतलब क्या है। वो YAML यूज होती है और बैश स्क्रिप्टिंग यूज होती है, वो कोडिंग नहीं है। कोडिंग, असल में कोडिंग तो पाइथन और जावा है। ऐसे ही है। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, पूरे कोड को कर लेते हैं कॉपी। और इसको हमने पेस्ट कहाँ करना है हसन, आइडिया है? और डब्ल्यू के अंदर HTML के पेज के अंदर कहाँ पे? हाँ, और वो मिलेगा कहाँ पे? गलत चले गए। इनिट पॉप www रूट, और इसकी जो डिफॉल्ट जो फाइल्स बनी हुई है इनको उड़ाओ पहले, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपके पास ये जो पब्लिक आईपी है, इस पे खुलना चाहिए पेज। ये खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? क्या कहते हो हसन? आपकी पब्लिक आईपी पे तो खुलना चाहिए सर, लेकिन पब्लिक ये आईपी उस अगर मशीन के अंदर नहीं हो आप पब्लिक आईपी पे अपने पास, आप अपने पब्लिक आईपी पे इसको ओपन करके देखें। लेकिन HTTP पे करना है, PS पे नहीं करना है, HTTPS पे नहीं करना है। HTTP पे पब्लिक आईपी पे खोल के देखें, खुल रही है आपके पास? ये वेबसाइट आ रही है, ये पेज आ रहा है अपने पास? खोले, दोनों खोले अपने पास। ये पेज आना रहा सर? चाहिए। आ रहा है। आ रहा है? जी आ रहा है। ओके। अगर किसी के पास ना आ रहा हो ना, तो HTTPS पे S हटा दें, सिर्फ HTTP पे खुलेगा तो खुल जाएगा, नॉट सिक्योर में खुल जाएगा। ठीक है। सही है। अच्छा, ये नॉट सिक्योर आ रहा है, इसको अगर हमने सिक्योर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या चीज इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? SSL सर्टिफिकेट लगाना SSL पड़ेगा। सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा, वो डालना पड़ेगा। अगर हमने ये पब्लिक आईपी की जगह अपना डोमेन हमने अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो हमने डोमेन परचेस करना पड़ेगा। डोमेन परचेस करके हमने, अगर हमने इसका करते हैं राउट 53, अगर इसका टूल यूज करते हैं AWS का, तो हमने वहां पे जाके अपने डोमेन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं यूज करते तो कहीं और से डोमेन लेंगे, तो वहां पे जाके अपने नेम सर्वर जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, अपने DNS ऐड करेंगे। नेम सर्वर DNS ही होता है।
वो हमने ऐड करने पड़ेंगे उनके सर्वर, जो कि यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंप्लीट हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी जब ये दोनों करेंगे। एक हमारे पास डोमेन नेम होना चाहिए और दूसरा एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट तो फ्री में मिलते हैं, हम किसी भी वेबसाइट से उठा के कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं। जब राउट 53 का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने आपने नेम सर्वर को ऐड करना है और किस तरह से आपने एसएसएल सर्टिफिकेट को इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ कंसोल। हसन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और कंप्लीट एक कस्टमाइज वीपीसी बनाएं। अच्छा, एक चीज मेरी इसमें रहेगी तो वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको जब डिस्ट्रॉय करूंगा ना, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज डिस्ट्रॉय करनी है? सबसे पहले मुझे टर्मिनेट करनी है, तो क्या चीज मैं टर्मिनेट करूंगा सबसे पहले मैं टर्मिनेट करूंगा EC2 इंस्टेंस। हाँ, EC2 इंस्टेंस को मैं सबसे पहले जो है वो टर्मिनेट कर दूंगा, और उसके बाद मैं वीपीसी को कर सकता हूँ। आसमा वीपीसी को मैं जाके यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो अभी EC2 इंस्टेंस शटिंग डाउन में है, अभी टर्मिनेट हुई नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। अभी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, बल्कि चेक ही कर लेते हैं। हाँ, अब हो चुकी है टर्मिनेट। तो अब दोबारा जाए वीपीसी में और अपना वीपीसी सबसे पहले टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डिलीट लिखना है और ये टर्मिनेट हो गया आपका। ठीक है, और दूसरी चीज आपने इसमें जो है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि डिफॉल्ट को अगर हमने डिफॉल्ट वीपीसी जो है कि डिलीट करना है तो वो भी मुमकिन है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपली उसमें चेंजेस क्या है उसको एक्नॉलेज करना है, और यहाँ पे ये जो डिलीट डिफॉल्ट वीपीसी है ये आपने यहाँ पे लिखना है। सिर्फ ये चेंज है इसमें। आपने डिलीट, अब डिफॉल्ट वीपीसी को भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास डिफॉल्ट वीपीसी या कोई भी वीपीसी नहीं होगा तब तक कोई रिसोर्स आप बना नहीं सकते। इसलिए इसको बनाना बहुत आसान है, इजीली आप इसको बना सकते हो। आप इसमें जाओ, लेकिन ये वीपीसी में जाओ और दोबारा आप इस एक्शन पे क्लिक करो, बल्कि अभी रिफ्रेश करें इस पेज को। एक्शन में जाएं और क्रिएट डिफॉल्ट वीपीसी करें, क्रिएट वीपीसी करें, बस डिफॉल्ट वीपीसी आपका बन गया। ना तो इसमें आपको इंटरनेट गेटवे की इंस्टॉल करने की, गेटवे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, ना राउट टेबल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, ना सबनेट देने की जरूरत है। सब चीजें खुद ही होती हैं, ये मैनेज करता है AWS। डिफॉल्ट वीपीसी में आपको कुछ नहीं डालना पड़ता, सिर्फ आपने इनेबल करना होता है बस। IP एड्रेस वगैरह सारी चीजें वो खुद देता है। ठीक है, अब मैं अपना अपना जो है शेयर स्क्रीन स्टॉप करता हूँ।